सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 10.3। आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बताया, आज प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट साथ हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पिछला वाला प्रश्नावली 10.2, 10.1 या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की और देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक ही आधार व समांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बनी आकृति का क्षेत्रफल, तो जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहला प्रमेय जो आता है 10.5, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कहने का तात्पर्य मैं यहाँ समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, आप चित्र दिख रहा होगा। मेरे पास दो समांतर रेखा है एल और एम। स्पष्ट हो गया बात। यहाँ पर मैं ए और बी एक आधार लेता हूँ। इसी ए बी से इधर बना है सी डी और इसी ए बी से वही आधार है। देखो आधार समान है, ए बना है ई ए। क्लियर हो गया बात। ये हमको दिया गया है, ये हमको क्या कर दिया गया है, दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर उसी को लिखता हूं मैं। सबसे पहले प्रमेय में आपको कथन लिखना पड़ता है। कथन जो आपको दिया गया है, ये यहाँ से एक ही आधार से ये कथन आप पूरा लिखेंगे। ठीक है। प्रमेय को सिद्ध करने के 4-5 स्टेप होते हैं, उसको करना पड़ता है। कथन, फिर जो दिया गया उसको लिखना है, फिर दिया गया है, दिया गया क्या है, ए बी सी डी एवं ए बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। एल समांतर है एम के। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल। अब यहां तक दिया गया है और लिख लिए। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि जो क्षेत्रफल एबीसीडी का है, क्षेत्रफल एबीसीडी बराबर है क्षेत्रफल ए बी ई एफ। ये सिद्ध करना है। ठीक है। इसके लिए मैं काम करता हूं, यहां सी से इधर एक लम डाल देता हूं। क्लियर हो गया। इसका नाम दे दो एम। क्लियर हो गया। और ई से एक लम डाल देता हूं मैं। इसका नाम हो गया एन। ठीक है। तो यहाँ पर अलग से कोई काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रचना। तो मैं सी एम लंब डाल दिया कहां पर, ए बी पर। और ई एन
एक और लंब डाल दिया कहां पर, ए बी पर। ठीक है, अब यहां जरा देखिए आप ध्यान से, ये जो मेरा एम एन सी ई, ठीक है, अब देखो, अब हम लोग उसका सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं चतुर्भुज एम एन क्या है, ई और सी में मैंने ये देखा कि एम एन मेरा समांतर है, किसके, किसके समांतर है, सीई के। उसका कारण ये है कि एल समांतर है मेरा एम को, पूरा एल समांतर है, इसलिए दोनों समांतर उसी रेखा पर तो है ना ये दोनों, बिल्कुल। साथ ही साथ सी एम समांतर है ई एन के, कारण एक ही रेखा पर दो लंबवत रेखा है, एक ही रेखा पर दो लंबवत रेखा, तो दोनों आपस में समांतर होते हैं, ये नियम है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, एम एन ई से एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, जिससे मेरे को ये पता चला समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो मैं बोलूंगा सी एम बराबर है ई एन के। यही सबसे पहले लाना था। अब देखो क्षेत्रफल कौन सा मेरा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है आधार, आधार जिस पर और टिका होता है ए बी, गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए मैं यहां दिखा रहा हूं, देख लो, एक उस नया चित्र को यहां लेके आ रहा हूं। चलिए, ये देखो, ठीक, ये देखो, ये है, ये आप समझ गए होंगे। और ये जो रेखा है, ये यहाँ पर लंब है। अब इतना मैं समझ गया होंगे, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी, ये देखो यहां से डाला गया है लंब, ठीक है। तो मेरा सी एम, इसको इक्वेशन नंबर एक ले लेता हूं, क्लियर है। एक और ले लेते हैं हम ऐसे ही, इन दोनों को लेता हूं, जगह थोड़ा सा शॉर्टेज है, ठीक है। चलिए, पहले थोड़ा सा 1 मिनट चाहिए, सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा
चलिए अब ले लेता हूं मैं। चलिए अलग से मैं बना देता हूं मैं। बच जा रहा है, मैंने कॉपी अभी कर दिया इसीलिए। चलिए आपको इधर बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ये ज्यादा ठीक, ये वाला, ये मेरा ए बी, और ये ई और ए, और यहाँ से क्या डाला हुआ है मेरा, इसका नाम क्या है, एम। ठीक। चलिए क्षेत्रफल ए बी ई एफ बराबर, आधार तो मेरा ए बी है, गुणित ई एन, परंतु ई एन आपका सी एम के बराबर है, तो ए बी गुणित ई एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सी एम। इसको मानना है समीकरण दो। अब यहां से समीकरण एक व दो को जब देखेंगे तो आप पाएंगे उसका दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसलिए बोलेंगे क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर है क्षेत्रफल किसके, ए बी ई एफ के। और क्या हो गया मेरा, सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो चलिए फिर बढ़ता हूं मैं अगले टॉपिक के लिए। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज। उस बार अभी समांतर चतुर्भुज की बताया मैंने, और इस बार त्रिभुज की। चलिए देखिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसको ले लिया हूं, काफी बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं। यार चलिए अब देखो, यहां पर मैं लेता हूं ए बी एल एम सी डी, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान से देखो, ये भी एक प्रमेय है, मतलब इसका कथन होगा कहां से कहां तक, ये इससे पहले में समांतर चतुर्भुज वाले बारे में बोला गया, और इसमें आपको किसके बारे में बोला जा रहा है, त्रिभुज के बारे में। यदि दो मेरे पास समांतर रेखा है और आधार मेरा एक ही है, देखो ए बी, और इसी ए बी से उसी समांतर रेखा के बीच में एक बन रहा है सी, ए बी सी, और इधर बन रहा है ए बी डी। तो ये दो त्रिभुज अलग अलग बने हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हमको सिद्ध करना है। चलिए कथन आपको लिखना पड़ेगा ये वाला, फिर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एल मेरा समांतर है एम के, ठीक, और ए बी सी एवं ए बी डी एक त्रिभुज है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है हमें कि जैसा वहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर था, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, सिद्ध करना है। क्लियर हो गया बात। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, ए बी सी जो बना है, बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी के। क्लियर हो गया बात। चलिए ये दिया गया हमको, ठीक है, सिद्ध करना, सॉरी सिद्ध करना है हमें। चलिए अब रचना, रचना ले लेते हैं हम। यहां से एक लंब डालेंगे इधर, इसका नाम रहेगा सी एम, इधर से एक लंब डालेंगे इधर,
इसका नाम रहेगा एन। ये एन है ना, याद रखेंगे, ये एम ये एन। क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पर एम लंब डाल दिया एल पर, और डी एन लंब डाल दिया कहां पर, एल पर। स्पष्ट है बात? बिल्कुल। अब आपको लेना है एम एन डी सी। अब हमको सिद्ध करना चालू करना है, उसको बोलते हैं उत्पत्ति। तो मैं लूंगा चतुर्भुज, इसमें एम एन डी सी में मेरा सी डी समांतर है किसके, ए बी के, सॉरी एम एन के। कारण यह है कि एल मेरा समांतर है छोटा एम के। ये छोटा एम है ना, याद रखो, ये बड़ा एम है। क्लियर। चलिए, और मेरा टी एम समांतर है किसके, टी एन के। वही अभी पिछला वाला हम बताया कि एक ही रेखा पर लंबवत रेखा, मतलब एक ही रेखा में दो लंब डालोगे तो दोनों समांतर होते हैं। कक्षा 8वीं का नियम है वो। ठीक है। अतः आमने सामने समांतर हो गया तो क्या हो जाएगा, एम एन डी सी। देखो, एम एन डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सी एम बराबर होगा किसके, डी एम के। ठीक। चलिए, अब मैं लेता हूं त्रिभुज क्षेत्रफल ए बी सी। त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। आधार जिसपे हमारा टीका है वो ए बी, गुणित ऊंचाई। अब देखो, कभी भी त्रिभुज में यदि अंदर लंब डालते ना बने तो उसको बाहर बढ़ाकर भी लंब डाल सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, सी एम। समीकरण एक ले लो, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, क्या सूत्र होता है, 1/2 आधार। मेरा आधार तो ए बी है, लेकिन ऊंचाई डी एन है। परंतु अभी अभी मैंने बताया कि डी एन तो सी एम के बराबर है। तो इसको नया डिजाइन से क्या लिखेंगे, 1/2 गुणित आधार ए बी गुणित डी एन। इस डी एन के जगह क्या लिख दूं मैं, सी एम। ये समीकरण क्या है, 2। क्लियर हो गया बात? ये देख लो, यहां से आपका ये ऐसा गया है, और इसको अब बढ़ा के ऐसा मैंने एक लंब डाला है यहां से। ये मेरा ए बी सी और ये एम। ठीक है। और इधर देखो, ये वाला ए बी डी, ए बी डी, और इसको बढ़ाकर मैंने लंब डाला यहां से। एम। ठीक। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो इसका लेफ्ट देखो, सॉरी राइट देखो, इसका राइट देखो, दोनों तो बराबर है। तो लेफ्ट वाला भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और लिखाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज इसके ए बी डी के। अतः सिद्ध हुआ। स्पष्ट हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा अगला, ये प्रमेय है, इसको सिद्ध नहीं करके बताया गया है। समझिए बात को, इसको सिद्ध नहीं किया गया है, सिद्ध करके बताया नहीं गया है। स्पष्ट हो गई बात? ठीक। चलिए,
तो हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सब आप जानते हैं, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये प्रमेय दिया गया है लेकिन इसको सिद्ध नहीं किया गया है। ठीक, चलिए किसी दिन इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे सिद्ध करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपके पुस्तक में इसे सिद्ध करके नहीं दिया गया है। अब ये तो हो गया, हम बराबरी को देख रहे हैं। अभी हमने सर्वांग समता देखा, सर्वांग समता पढ़ा, मतलब ये इसके बराबर होता है, वो उसके बराबर होता है बताया। लेकिन त्रिभुजों में असमानता भी होती है। अब वो असमानता के क्या क्या नियम है वो देखिए, नियम को समझना है और नियम के आधार पर हमको क्या करना है, प्रश्नावली को बनाना है। ठीक, चलिए नियम ये है, यदि दो भुजाएं असमान हैं, या भुजाएं असमान हैं, ठीक है, दो नहीं लिखो, दो को काट देता हूं मैं, भुजाएं असमान हैं, तो जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसके सामने सबसे बड़ा कोण बनेगा। मतलब जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा रहेगा। ये सबसे बड़ी भुजा है तो उसके सामने जो दिखेगा वो क्या रहेगा, सबसे बड़ा कोण दिखेगा। और जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने वाला कोण भी क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। यहां पर बराबर नहीं बोल रहा है, बड़ा बोल रहा है, छोटा बोल रहा है, असमान है। ठीक, एक नियम तो ये हो गया, बड़ा के सामने बड़ा कोण, छोटा भुजा के सामने छोटा कोण। क्लियर, ओके। अगला नियम देखो, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। मतलब जो कोण बड़ा रहेगा, है ना, सबसे बड़ा कोण, तो उसके सामने सबसे बड़ी भुजा मिलेगी। अब उसी का उल्टा है, समझ लो। और जो सबसे छोटा कोण रहेगा, सॉरी, जो सबसे छोटा कोण रहेगा उसके सामने सबसे छोटी भुजा। ये मेरा सबसे छोटा कोण है तो उसके सामने जो रहेगा वो सबसे छोटा भुजा। ठीक, ये असमानता है, बड़ा छोटा वाला है, बराबरी का रोल नहीं है इसमें। अब देखो ये नया नियम, एक और नियम है, यदि कोई मेरे पास त्रिभुज है तो उसमें कोई भी दो भुजा को जोड़ दोगे तो तीसरे से बड़ा ही रहेगा वो। मतलब यदि मैं ए बी को जोड़ देता हूं किसके साथ, एसी के साथ, तो ये बड़ा रहेगा बीसी से पहला। या मैं ए बी को जोड़ देता हूं किसके साथ, बीसी के साथ, तो बड़ा रहेगा एसी से। या फिर मैं एसी और बीसी को जोड़ देता हूं तो बड़ा ही रहेगा किससे, ए बी से। मतलब दो लोगों को जोड़ोगे तो तीसरे वाले से हमेशा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ये नियम है। स्पष्ट हो गया बात, चलिए चलिए अब इसका ये जो नियम है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इन्हीं नियमों के आधार पर क्या करता हूं, पूरे प्रश्नावली के प्रश्नों को बना देता हूं। प्रश्नावली में कहना है कि कोण बी बड़ा छोटा है ए से और कोण सी छोटा है डी से। अब ये ए बी सी डी कौन है जरा देखते हैं, ए बी सी डी ओ। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ये मेरे पास है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पर असमानता वाली बात की गई है, समानता वाली बात नहीं की गई है, यहाँ असमानता वाली बात की गई है, तो हमको दर्शाना है। चलिए तो यहाँ पर लिखो, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण बी ये छोटा है कोण ए से, और कोण जो सी है
वो छोटा है कोण डी से। ठीक, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। इसमें ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ठीक, तो लिख लीजिए त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी, समझ रहे हो बात को, क्या है, छोटा है किससे, कोण ए से। तो बी के सामने वाला भी छोटा दिखेगा, मतलब ए ओ मेरा छोटा हो जाएगा किससे, ओ बी से। ठीक, नियम क्या कहता है, छोटे भुजा के, है ना, जो मेरा छोटा कोण है उसके सामने वाला छोटा भुजा रहेगा, बड़े कोण के सामने वाला ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक, चलिए समीकरण एक मान लो। अब इसको देखो, ये छोटा है, कोण छोटा है, तो सामने वाला भुजा भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो लिखो त्रिभुज सी और डी में कोण से छोटा है मेरा, कोण डी से, तो सी के सामने कौन है, देखो ओडी है, छोटा रहेगा किससे, डी के सामने कौन है, डी के सामने मेरा ओसी है। समीकरण दो ले लो, समीकरण एक को जोड़ दो दो से, तो देखो ये भी आज छोटा है और ये भी छोटा है, तो छोटा से छोटा जोड़ोगे तो छोटा ही रहेगा ना, मतलब ए ओ छोटा है, ओ डी छोटा है, तो दोनों मिलेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लोग छोटे छोटे लोग मिलेंगे, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, तो बड़े बड़े लोग तो हमेशा बड़े ही होंगे ना, मतलब इधर ओ भी बड़ा है, अब इधर ओ सी बड़ा है, तो बड़े बड़े लोग मिले, इधर छोटे छोटे लोग मिले, तो छोटे छोटे लोग मिलेंगे तो छोटा ही रहेगा, और बड़े लोग मिलेंगे तो बड़ा ही रहेगा। अब आप देखो ए ओ, ए से ओ को ओ से डी से मिला दिया, तो ये बन गया मेरा ए डी, छोटा दिखा, इससे ओ बी को मिला दिया ओ सी से, ये बन गया बी सी, और यही सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था, सिद्ध, सिद्ध हो गया, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो एक चित्र दिया गया है, इसमें भी गजब की कहानी है। पी एम एन, ये पे, थोड़ा सा इसको सरकाता हूं इधर, चलिए पी एम एन, ये पी, ये एम, ये एन, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ठीक, चलिए ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। ठीक, चलिए सॉल्यूशन हमको चित्र में दिया गया है, ये जो मेरा कोण एक्स है, या एक्स समझ लो, बड़ा है किससे, वाई से। वैसे जब छोटा लगाते हैं ना तो कोण नहीं लगाते, ठीक, वो कोण ऑलरेडी हमारा है, पहले से पता चल गया है। जब 30 अंश लिखोगे तो उसमें कोण थोड़ा लगाओगे, ये मान है, मान, समझ रहे बात को, कोण नहीं लगाना है ना। चलिए अब जरा देखो इस कोण की बारे में, इस कोण, भैया हमको अंदर वाले को सिद्ध करना है, तो ये कोण और ये कोण की हमको जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया बात, चलिए, या फिर बहिष्कोण का नियम लगा लो, इसका नियम लगा लो, बहिष्कोण का नियम से त्रिभुज पी एम एन में
बहिष्कोण नियम से ये जो बाहर वाला कोण x है बराबर होगा किसके, इसके पास वाले को छोड़ना है और अंदर में ये पी एन एम, कोण पी एन एम प्लस कोण पी अपने पास वाले को छोड़ेगा, बाकी दो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। उसी प्रकार त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है, बहिष्कोण के नियम से, ठीक है, पी एन को बढ़ाने पर एक बहिष्कोण नियम से क्या मेरे को मिला, कोण y बराबर है, अपने पास वाले को एक बार छोड़ेगा, इधर इसका नाम है पी एम एन प्लस ये, और दूर में एक जने हैं पी, परंतु जो मेरा x है वो तो बड़ा है किससे, y से। x का मान रखो, कोण पी एन एम धन कोण p बड़ा है, फिर किससे, कोण पी एम एन धन कोण p से, दोनों साइड p है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, अब यहां तक हमें ये प्राप्त हो गया है कि पी एन एम बड़ा है इससे, कोण पी एम एन से, मतलब एन वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़ा के सामने जो भी आएगा वो बड़ा रहेगा, मतलब मेरा पी एम बड़ा होगा इसके पी एन से, वही पी एम का मतलब एमपी, ठीक, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया बिल्कुल। चलिए तीसरा देखो, तीसरा में क्या दिया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये इसका अर्धक है, ये दोनों आधार हैं, ये दोनों अपना आधा है, ठीक। चलिए यहां पर दिया गया देख लो, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए यहां पर देखिए तो फिर दिया गया है, सॉल्यूशन में लिख लो, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है कि जो मेरा पी क्यू है वो बड़ा है किससे, पी आर से, कोण क्यू एवं आर का अर्धक क्रमशः क्यू एस एवं आर एस है, मतलब क्यू एस क्यू को बराबर भागों में बांट रहा है, आर एस का अर्धक मतलब जो मेरा एस सॉरी आर को अलग अलग दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक। चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। अब देखो भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है मेरे पास, पी क्यू बड़ा है इससे, पी आर से, तो पी क्यू के सामने में कौन सा कोण दिख रहा है बड़ा, देखो बड़ा त्रिभुज, ये पी क्यू आर, ये बड़ा है, तो बड़ा के सामने बड़ा रहेगा, मतलब मेरा कोण आर बड़ा हो जाएगा इससे, कोण क्यू से, प्रमेय से,
जो हमने प्रमेय पढ़ा ना उससे बता रहा हूं। अब दोनों का आधा करोगे तो भी जो बड़ा रहेगा उसका आधा तो बड़ा ही निकलेगा ना। तो कोण आर का आधा, इसको बोलेंगे एस आर क्यू। ये देखो ये आधा कोण एस आर क्यू बड़ा रहेगा, क्यू का आधा एस क्यू आर। त्रिभुज लेना है एस क्यू आर में। अब ये छोटा वाला त्रिभुज एक जिसका नाम है एस आर, सॉरी एस क्यू आर, ये मेरा बड़ा है, उसके सामने वाला बड़ा रहेगा। चलिए कोण एस आर क्यू बड़ा है किससे, एस क्यू आर से। नियम से हमारा प्रमेय से आर बड़ा है तो इसके सामने है मेरे पास एस क्यू दिख रहा है, आर 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 के सामने है मेरा एस क्यू। एस क्यू बड़ा हो जाएगा किससे, क्यू के सामने है मेरा एस आर। क्लियर हो गया। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर हो गया बात, बस इतनी सी बात थी। क्लियर हो गया। और देखो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर है। चलिए अब इस प्रश्नावली का आज का अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और ये एस, ये इसके बराबर दिया हुआ है। ये इसको बड़ा बताना है, समझ रहे हो बात को। ये इसको क्या करना है जी, बड़ा सिद्ध करना है। चलिए होना चाहिए और होगा भी। ठीक, चलिए कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पर चित्र में पी क्यू बराबर है, ये बराबर का चिन्ह आएगा। बराबर है ना, याद रखो। त्रिभुज पी क्यू आर में पहले लिखो दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। ये हमको दे दिया गया है, सिद्ध करना है। ये एस बड़ा है पी क्यू से। ठीक, चलिए अब हमारा सिद्ध कैसे होगा, यहां चालू करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के। तो यदि मैंने अभी नियम पढ़ाया था पिछले प्रश्नावली में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब जो मेरा Q है और R है बराबर होगा, कोण Q बराबर कोण R, क्योंकि इसके सामने यहां तो समझ में आ गया बिल्कुल। कोण Q मेरा बहिष्कोण है, समझ रहे बात को। कोण Q बहिष्कोण भी है किसके लिए, पी एस क्यू के लिए। तो त्रिभुज पी एस क्यू
में एस क्यू को बढ़ाने पर, एस क्यू को बढ़ाया कहां तक, आर तक, तो बहिष्कोण के नियम से कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, अपने पास वाले को छोड़ेगा, ये छोटा और ये छोटा, मतलब कोण एस धन कोण एस पे क्यू। अब मेरे पास यदि 7 4 धन 3 मिलके बन रहा है, तो ये जो 7 है 4 से भी बड़ा रहेगा और वही 7 3 से भी बड़ा रहेगा, मतलब दो लोग मिलके एक अकेला बना रहे हैं, मतलब निश्चित ही दोनों लोग उससे छोटे होंगे, ये आप बात समझ रहे होंगे। क्लियर हो गया, बस अगर इतना समझ लिया आपने फिर तो कहानी क्लियर है। ये देखो दो छोटे छोटे पहलवान लोग मिलके एक बड़ा पहलवान बना रहे हैं, तो भैया ये जो बड़ा आया है दोनों छोटे लोग से तो अलग अलग लड़ेगा कुश्ती, तो हरा ही देगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो, समझ रहे हो बात को, ये पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर है, ये बड़ा ही रहेगा कोण एस से, रहेगा कि नहीं रहेगा भैया, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं, तो जब दो छोटे लोग मिलके बड़ा बनाते हैं तो दोनों छोटे लोग उस बड़े से तो छोटे ही छोटे होंगे। ठीक, नियम क्या लग गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल यही नियम लगाया हूं मैं, यदि दो छोटे छोटे लोग मिलके एक बड़ा बना रहे हैं तो जो बड़ा वाला है वो छोटे लोग के से बड़ा ही रहेगा। अब ये देखो, ये मेरा पे क्यू आर, तो ये जो पी क्यू आर है भैया, मतलब कोण क्यू है वो तो आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये आर के बराबर है, तो आर कोण आर है बड़ा दिखेगा किससे, कोण एस से। यहां कारण लिखता हूं, कोण आर मेरा बराबर है कोण क्यू के। अब लेना है त्रिभुज बड़ा वाला पी एस आर में, ठीक, पी एस आर में क्या मिला मेरे को, ये देखो बड़ा वाला, ये पे, ये एस, ये आर, ये मेरा बड़ा आ गया, देख लो आर बड़ा हो गया है और एस छोटा हो गया है, तो बड़ा के सामने जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, मतलब पी एस, बता देना एक बार कोण को, कौन सा कोण, कोण आर मेरा बड़ा है किससे, कोण एस से, और आर के सामने है मेरा पी एस, बड़ा हो जाएगा, एस के सामने है पी आर, एस के सामने कौन है, पी आर। क्लियर हो गया, लेकिन पी आर ध्यान से देखो, पी आर तो पी क्यू के बराबर है, तो जब वो पी आर से बड़ा है पी एस, तो ये तो पी क्यू से भी बड़ा रहेगा, कारण लिख दो, पी आर बराबर है पी, या ये इसके बराबर है, जब इससे बड़ा है ये तो इससे भी तो क्या होगा, बड़ा हुआ, अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ, हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं और इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हुआ। आगे की प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, इसमें 10.3 तक था, आगे अध्याय के वीडियो हम अगले भाग में लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारा पिछला वाला वीडियो को नहीं देखे प्रश्नावली तथा अन्य अध्यायों के लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में
शेयर करिए। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अगले अध्याय का वीडियो लेकर नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।